नमस्ते दोस्तों। आज मैं कुदरत के अनेक प्रकार के रूपों, कभी रौम्य रूप होते हैं, कभी रौद्र रूप होते हैं। रौम्य रूप इंसान को हंसाते हैं, खुश कर देते हैं, लेकिन रौद्र रूप की भयानकता कुछ और ही होती है। तो यही रौद्र रूप को गजल के माध्यम से हमारे सामने लेकर आए हैं दुष्यंत कुमार। ये दुष्यंत कुमार ये गजल प्रमुख गजलकार है, लेकिन गजल की उत्पत्ति की ओर देखें तो गजल की उत्पत्ति अरबी से हुई। अरबी, फारसी, बाद में उर्दू, और उर्दू के बाद हिंदी और गुजराती में भी आ चुका है। आपने गजल देखी होगी गुजराती में। कोई गजल जानते हैं कोई बच्चे? कौन सी गजल जानते हैं? नैन ने बन राखी ने मैं जा रे तम ने जोया था, सुनिए ना आपने। वो भी एक गजल ही है। गजल प्राय प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम वृतांत है, लेकिन आज ये गजल वही प्रेम वृतांत के बारे में नहीं रहा। आज परिस्थितियों पर भी गजल लिखी जाती है, कुदरत के रौद्र और रौम्य रूप पर भी गजलें लिखी जाती है। तो हमारे सामने कुदरत के अनेक प्रकार के रूपों के बारे में बताया, तो हंसाते, रुलाते, तो ऐसे बाढ़ का दृश्य को लेकर हमारे सामने आए दुष्यंत कुमार। ये दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य में एक अच्छे गजलकार के रूप में जाने जाते हैं, जिनका जन्म देखे तो जन्म 1933 और निधन 1975 में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर, नवादा जिला, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। कृषि यानी कि खेती बाड़ी उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से, जो परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसी रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों में देखने मिलती है। और ये संघर्ष है, जो विद्रोह है, ये इन कृतियों का प्राण तत्व है। कुछ में आप देखें तो साहित्य प्रदान की ओर देखें तो साहित्य प्रदान में हिंदी संसार में गजलकार के रूप में वो प्रसिद्ध है। उनका गजल संग्रह है साय में धूप, ये उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ, विषयाई, जलते हुए उनका वसंत, सूर्य का स्वागत, ये उनके गजल संग्रह है। और उपन्यास देखे जाए तो छोटे छोटे सवाल, ये उनका पहला उपन्यास है। और आंगन में एक वृक्ष, यही उनका दूसरा उपन्यास है। तो एक बाढ़ की संभावनाएं, बाढ़ कब आती है पता है आपको? जो बारिश अपने फसल के मुताबिक जो बरसे तो हमें अच्छी लगती है, अच्छी फसलें पैदा होती है तो अच्छी लगती है। लेकिन बारिश एक बार आ जाने के बाद रुकने का नाम ही न ले तो क्या होने की संभावना होती है? बाढ़ आने की। बाढ़ कहां पर आती है? नदियों में। तो नदियों के तट पर जो गांव है उनकी स्थिति भयानक होती है। तो ये गजल का जो हम आपको समझाए कि गजल बाढ़ आती है तो सबसे पहले किसको नुकसान होता है? तो नदिया के किनारे जिसके घर उनको। तो प्रस्तुत गजल एक भाव बोधिनी गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की एक भावभूमि भिन्न भिन्न है।
सामाजिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित है पर निराश नहीं। तमाम विसंगतियों के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उनके यहां बरकरार दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि संसार में, कवि कहते हैं कि बाढ़ की समस्याएं हमारे सामने हैं। हमारे घर नदियों के किनारे पर बने हैं। तू चीड़ की आंधियों की बातें मत कर, क्योंकि पेड़ के तने नाजुक होते हैं। ये आपको जो चित्र में दिखाई देता है, ये चीड़ का वृक्ष है। आंधियों में आंधी आते ही वो टूट कर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो पहले सबसे विसंगतता किसकी बताएं? जिसको अपने घर नहीं है। दूसरा कि जो नदियों के किनारे बने हुए, बाढ़ आते ही बह जाते हैं, उनकी जीवन जरूरियात की चीजें सब कुछ बह जाता है, ठीक है, और अपना परिवार निराधार हो जाता है। थोड़े 1 साल पहले बनारस में बाढ़ आई थी, सब कुछ बह गया था। अपने पालतू जानवर, खेती बाड़ी सब बह गया था। बाढ़ के नदी के तट पर जो घर थे वो भी बह गए थे। उनकी स्थिति बहुत भयानक थी। ऐसी जो बाढ़ आने की संभावना है, तो ये बाढ़ नदी के तट पर जो झोपड़े हैं उनको बहुत परेशान करती है, बह जाता है। पेड़ों की बात करें, कि जो आंधी आए ना, तो सबसे ज्यादा नुकसान चीड़ के वृक्षों को होता है। ये उसके तने बहुत नाजुक होते हैं और ये आंधी आते ही टूट जाते, गिर जाते हैं। जिस तरह टूटे हुए आईने किसी के काम नहीं आते, इसी तरह टूटे हुए चेहरे नहीं दिखाई देते। एक बार आदमी को जो मायूसी आ जाती है, दिल को चोट पहुंचती है, वो मानो कि शरीर पर लगे घाव तो खरोच है ना, वो तो समय के सहारे भर जाते हैं, लेकिन हृदय में लगी जो चोट है, ये चोट हमें चेहरे पर दिखाई देती है। तो टूटे हुए चेहरे नहीं दिखाई देते, उदास मन वाले नहीं दिखाई देते। आपका बड़ा गलीचा भविष्य में कोई दिन देखेंगे। बड़े सुखी संपन्न लोग बताते हैं, लेकिन आपका गलीचा भविष्य में कोई दिन देखेंगे। इस समय हमारे पांव कीचड़ में फंसे हैं, ठीक है। हम विसंगतताओं में, मजबूरियों में, विकट परिस्थितियों में फंसे हैं। आपकी जो अयासी है ये हम किसी और दिन देख लेंगे, अभी तो हम नहीं देख सकते। इस सभा में आप जैसे चाहे जा सकते हैं, इस सभा में आप जैसे चाहे जा सकते हैं। गाना बजाना हो सकता है। हम आदमी नहीं है, हम आदमी नहीं है, हम तो एक खिलौने जैसे है। कवि आदमी को क्या कहा है? खिलौना। तो आदमी नहीं है, हम तो एक खिलौने जैसे है। खिलौना मन चाहे खेल सकते हैं, जो भी उसको, ये मजबूरियां विपत्तियों में जो फंसे हुए लोग हैं, उसे खिलौनों की तरह लोग उसे उनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब बेचैन करने वाली गजल कोई सुनाए, ऐसे बेचैन करने वाली गजल कोई सुनाए। हम साथी उदास है, क्योंकि आदमी ऊंचे हुए हैं, ठीक है। अभी तो जो विकट परिस्थितियों वाली सच्चाई बताने वाली कोई गजल सुनाए, और क्योंकि हमारे साथी उदास है, क्योंकि आदमी बहुत ऊंचे हो गए हैं। अगले पीरियड में मैं आपको एक गजल को, प्रत्येक पहलू को पढ़ाते हुए और इसमें जो निकलते छोटे मोटे प्रश्नों को पढ़ाते हुए आगे ले जाऊंगा। इसमें से निकलते हुए एक एक वाक्य के प्रश्न, 2-3 वाक्यों के प्रश्न और बड़े प्रश्न
की चर्चा करता हुआ एकम को आगे ले जाऊंगा। ठीक से पढ़े, समझ में ना आए तो बार बार देखे वीडियो, और फिर भी समझ में ना आए तो हमें प्रश्न करें, क्योंकि हम थोड़े वक्त में पहले 5 एकम का टेस्ट लेने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट देंगे, 25 मार्क का टेस्ट होगा, जैसे इंग्लिश में था वैसा ही टेस्ट हम आपको देंगे। 25 मार्क का टेस्ट, आपको टेस्ट लिखकर हमें देना है। तो 1 से 5 एकम रटने की शुरुआत कर दे। इसमें विकल्प भी होंगे, एक एक वाक्य के भी प्रश्न होंगे, और 2-3 वाक्यों के भी प्रश्न होंगे, और 2 बड़े प्रश्न भी होंगे। इसीलिए सभी छात्र 1 से 5 एकम 25 मार्क के प्रश्न की तैयारी में जुट जाए, और कुछ ही दिनों में हम ऑनलाइन टेस्ट रखेंगे। आपको आपके असाइनमेंट नोट में अपनी कसौटी की जो नोटबुक है इसमें आपको लिखना है। सब तैयारी में लग जाए। दूसरे पीरियड में मिलेंगे एक हमको समझाने के लिए। अस्तु, कल देखेंगे, दूसरे पीरियड में मिलेंगे।